Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. बेटा हमने 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मूव करती है, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में से बेटा कोई ना कोई पॉइंट आपसे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बेटा ऐसे कह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करे उसकी डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के तीनों आपस में बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और हमने उसको क्या बोला हुआ है, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग बेटा आप 11th साइंस में पढ़ कर आए हो, 11th फिजिक्स के अंदर, कि दो टाइप की हमारे पास वेव थी। एक वेव थी लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे थे, उसको हम बोलते थे बेटा लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं और वेव आगे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, तो उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसवर्स नेचर की है और वो हम लास्ट लेक्चर में प्रूव भी कर सकते हैं। अब बेटा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक आपके सामने ड्रॉ करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन। अब एक चीज देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के। जिसको बेटा ये बात नहीं समझ आ रही वो एक बार जो हमने कल लेक्चर अपलोड किया वो जाकर देखा है, मतलब लास्ट लेक्चर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बेटा परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ क्या आएगा बेटा, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्यों आएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम बेटा E क्रॉस B से दिखाते हैं। मीन्स इस केस में हमारे पास डायरेक्शन x है बेटा, मतलब x डायरेक्शन में है, तो E और B की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास x डायरेक्शन आ जाए। तो बेटा आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, अगर E हमारे पास y वेक्टर है और B क्या हो, z वेक्टर, और y क्रॉस z क्या होता है, k, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को y डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन। अगर आपके पास मैं बेटा इसको लिख दूं y, इस एक्सिस को मैं y लिख दूं, तो हमारी वेव कहाँ आ गई, y डायरेक्शन में। अब हमें E क्रॉस B देखना है बेटा, y डायरेक्शन में वेव है तो E क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट बेटा y कब आएगा, जब ये z हो जाए और ये x हो जाए। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम z डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को x डायरेक्शन में। अगर सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि हमारी कोई वेव है वो बेटा z डायरेक्शन में मूव कर रही है, z डायरेक्शन में मूव करे मतलब E क्रॉस B क्या है, z, E क्रॉस B हमारे पास क्या आ रहा है, z। अब बेटा E क्रॉस B z कब आएगा, जब E क्या हो जाए, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, x क्रॉस y करेंगे तो z आएगा। मीन्स इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी, मैग्नेटिक फील्ड y में। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अलग अलग बुक में, किसी बुक में मान लो जो वेव है वो x डायरेक्शन में गिवन है, किसी में y में गिवन है, किसी में z में गिवन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको इसको ध्यान रखना है कि जो वेव की डायरेक्शन है वो E क्रॉस B से आती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इस डायरेक्शन में वेव लिया है, तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आएगा z डायरेक्शन। अब बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो या फिर कॉन्स्टेंट हो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब बेटा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में इस केस में ले रहा हूँ हमारे पास साइनोसॉइडल वेव। मीन्स ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, मैंने किसको शो किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कैसे है, क्योंकि अब आप इस पॉइंट पर देखोगे, इस साइड मूव करोगे बेटा तो x के साथ में और टाइम के साथ में, दोनों केस में पोजीशन और टाइम दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। मीन्स हम ऐसे कर सकते हैं,
मीन्स अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो रही है बेटा, चेंज। तो हमने बेटा ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ये हमारी क्या बन गई। आप इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स ये एरोज ये दिखा रहे हैं कि हर एक जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम चेंज हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमें कहाँ दिखाना है, जेड डायरेक्शन में। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ दिखाना है, जेड डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। बोर्ड की बात करें बेटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जेड एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर, मीन्स ये प्लेन। इस प्लेन में बेटा मैं इसको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक हमारा 3D पिक्चर है। तो बेटा इसमें मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। रिप्रेजेंट आप ऐसे करना, इस टाइप में। ऐसा दिखना चाहिए कि ये क्या है, वाई डायरेक्शन में है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में था और मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, जेड डायरेक्शन। कैसे बेटा, ऐसे देखो। अब अगर मैं डिफाइन करूं तो ये आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज किसी भी टाइम पर। तो ये जो बेटा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये किस एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस की। इसलिए बेटा मैंने इसको तिरछा बनाया थोड़ा। अब आपको फील कराएंगे कि ये एक्चुअल में है कहाँ। इसको बेटा थोड़ा तिरछा बनाना है जेड एक्सिस के साथ साथ। सिमिलरली आप यहां बना दो। तो बेटा ऐसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको अगर मैं क्लियरली समझाऊं बेटा, मान लो जो वेव मूव कर रही है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस में। मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया, वाई डायरेक्शन। तो बेटा वाई डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। क्लियर है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो बेटा वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, साइनोसोडियल वेव। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा ऐसे, जेड एक्सिस है आपकी तरफ, तो ये वेव ऐसे आएगी, साइनोसोडियल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार फिर देखो बेटा, ये हमारे पास है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करते हैं। तो बेटा मान लो एक वेव हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई में, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, ई क्रॉस बी, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेटा कहाँ आएगा, ई वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे आएगा, साइनोसोडल, मतलब हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, जेड डायरेक्शन में, और जेड है बेटा आपकी तरफ, मीन्स ये ऐसे मूव करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ साथ एक एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए बोल दिया बेटा क्योंकि इसके अंदर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ रही। ये हमने लास्ट लेक्चर में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में देखा। तो बेटा आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मीन्स जो ये हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे आपकी साइड आएगा, फिर अंदर, फिर बोर्ड के अंदर जाके फिर ऐसे, और जो वाई एक्सिस है वो ऐसे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी। यहां से बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्शन हमेशा किससे आएगी, ई क्रॉस बी से। चलो बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज ये कहती है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी। प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए नो मीडियम रिक्वायर, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहले। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें बेटा,
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस स्पीड से मूव करती है, तो वो बेटा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी कहाँ, वैक्यूम के अंदर। मींस अगर मैं वैक्यूम के अंदर बेटा बात करूं तो v क्या आएगा, 1/μ0 एप्सिलॉन और इनकी वैल्यू रखे बेटा c आता है। मीन जो स्पीड है वो c के इक्वल रहेगी वैक्यूम में। अगर कोई और मीडियम है तो उसके अंदर बेटा हम इसको 1/μ एप्सिलॉन इनकी वैल्यू रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये देखना है कि जो वेव मूव कर रही है क्या बेटा उसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो क्या वो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगी या नहीं होगी? जो वेव हमारी मूव कर रही है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगा दें तो उसकी वजह से वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी? बेटा एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कोई चार्ज फोर्स लगा रहा था, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसके ऊपर लगा रहा था, चार्ज के ऊपर। मींस कहीं चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ बेटा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और देखो बेटा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा, E क्रॉस B से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा, जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी है, E क्रॉस, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसी है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर कहने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास वेव की डायरेक्शन है बेटा, ये तीनों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सब। इसको बोला गया बेटा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अगर आपने देखा हो क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूँ तो जो मेरे आवाज है वो क्या है, एक वेव है, वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब वो वेव उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव क्या है, जैसे अपने पास पानी है, पानी के अंदर अगर हम पत्थर मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो बेटा वेव तो ऐसे बनेगी और मूव ऐसे करेगी, मतलब पार्टिकल का ऑक्सीलेशन और वेव का प्रोपेगेशन दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर जो वेव का प्रोपेगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसवर्स इन नेचर। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर दें, एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहा हूं, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस किस के साथ में चेंज हो रहे हैं, पोजीशन के साथ में भी चेंज हो रहे हैं और टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये तो हो गया टाइम के साथ में चेंज, लेकिन हमारा पोजीशन के साथ में भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, -kx प्लस -kx। सिमिलरली बेटा मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख सकते हैं B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस -kx। अब इस केस में डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या E नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और B नॉट के बीच में कोई रिलेशन है। तो बेटा इनके बीच में रिलेशन होता है E नॉट इज इक्वल टू B नॉट बाई इंटू C, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई न्यूमेरिकल आए और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और मैग्नेटिक फील्ड आपको फॉर्मूले में चाहिए, तो आप बेटा इसकी हेल्प से निकाल दोगे, मतलब B नॉट क्या आ जाएगा, E नॉट बाई में C। तो मतलब मैक्सिमम, ये हम कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक बेटा रिलेशन होता है, वो ये होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बेटा कुछ और बातें करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही होती है, तो मूव कर रही होती है बेटा, उसमें दो चीजें मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में आगे मूव कर रही है,
तो उसके अकॉर्डिंग बेटा दो है हमारे पास एनर्जी डेंसिटीज। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। मींस एक तो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यूई बोलेंगे बेटा। यूई क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस केस में, इन दोनों केसेस में हम बेटा यू की बात करेंगे, और यू हमारे पास क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो आएगा बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 1/2। जब भी एप्सिलॉन होता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना तो हम उसको 1/μ से और ई को बी से, तो ये आ गया बेटा म्यू। तो बेटा ये होता है हमारे पास एनर्जी। जो एनर्जी है वो दो पार्ट में मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो कितनी कितनी जो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये। और ध्यान रहे बेटा ये दोनों ई और बी है, ये आरएमएस वैल्यूज है। ये थोड़ा ध्यान रहे, कहीं आप यहाँ पर ई नोट रख दो। अगर आप यहाँ पे ई नोट रखोगे तो ई नोट बाई √2, तो बेटा ये आएगा फॉर्मूला 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर। तो वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज और देखते हैं। अब बेटा मैं दोबारा इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज में आपको इतना ही लिखना है, जो 5-6 प्रॉपर्टीज है। चलो अब हम थोड़ा इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, तो मैं आपको एक बार ये करा देता हूँ। इसके अंदर जो हर वर्ड का मीनिंग क्या है। ई क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई नोट बी नोट, ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये हम कहते हैं जो ई और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नोट और बी नोट से। चलो अब ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी बेटा यहाँ पर साइन के साथ में क्या आता है? एंगल। एंगल क्या होता है? थीटा। मैं आपको याद करने का एक तरीका सिखा रहा हूँ। ओमेगा टी क्या होता है बेटा? एंगल। एंगल क्या होता है हमारे पास? एक अगर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो एंगल 2π। तो ओमेगा यहाँ से क्या आ गया बेटा? 2π/t, मतलब 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये बेटा के को बोलते हैं वेव वेक्टर। के को क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर। अगर बेटा मैं kx की बात करूं तो kx भी क्या है हमारे पास? एंगल। और एंगल जो एक साइकिल की में कंप्लीट एंगल क्या आएगा? 2π। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे k की बात करूं तो क्या है? 2π/x। अब हमारे पास एक वेव मूव कर रही है। क्या बेटा वेव के अंदर कोई लेंथ होती है? होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो बेटा मैं यहाँ पे x ना लिख के क्या लिखेंगे? लैम्डा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये दो फॉर्मूले, इनके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, इतना ठीक है। अब आपको एक और कंफ्यूजन है कि वेव की डायरेक्शन। क्या बेटा? वेव की डायरेक्शन। वेव की डायरेक्शन जब भी निकालनी हो, आप k के साथ में देखोगे, kx के साथ में साइन, kx के आगे बेटा साइन का साइन। अगर साइन हमारे पास पॉजिटिव है, अगर बेटा साइन पॉजिटिव है तो वेव जा रही है बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव और साथ में क्या है? x, तो नेगेटिव x डायरेक्शन। अगर बेटा यहाँ पे साइन होता नेगेटिव, साइन कैसा होता? नेगेटिव, तो वेव जा रही होती बेटा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। मीन्स जो k के साथ में है वो हमें डायरेक्शन बताएगा। k के जो साथ में है वो हमें क्या बताएगा? वेव की डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसका साइन बताएगा। साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर बेटा अगर हमें ये चीज मिल जाती है तो हम E और B की डायरेक्शन E क्रॉस B से निकाल लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और है, अब कुछ केस में आपको ये उल्टा दिखाई देगा, मतलब ये ऐसा दिखाई देगा kx माइनस ओमेगा टी। तो उन केसेस में बेटा आपको क्या करना है? देखो ओमेगा और टी, इसको बेटा आपको आगे लेकर आना है। मतलब ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव बनाने की ट्राई करनी है। ये बेटा एक ट्रिक है, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव बनाने की बात करनी है। अगर ओमेगा टी बेटा पॉजिटिव होगा तो इससे नेगेटिव साइन,
बाहर आएगा। अगर नेगेटिव साइन बाहर आएगा, नेगेटिव साइन तो बेटा आगे एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड था वाई में, तो नेगेटिव साइन आने से माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन वेव कहाँ रहेगी, नेगेटिव साइन है तो एक्स में ही रहेगी, पॉजिटिव में। यहां से आप देखते तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपको पहले ये देखना है कि ओमेगा टी पॉजिटिव है तो आगे चेक करना है, नहीं है तो पहले पॉजिटिव बनाना है। तो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको, अगर आपको ये गिवन हो, ये आपसे पूछे, तो ये तो बेटा सेम ही रहेगा। आपको सिर्फ बी नोट चेंज करना है, और बी नोट की वैल्यू कहां से आएगी, ई नोट बाई सी। तो बेटा जो हमने आज फॉर्मूले डिस्कस किए वो उनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आई होप आपको सब समझ आया होगा आज। एक और बेटा लास्ट टॉपिक करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। वो बेटा सेपरेटली पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग वेक्टर। ये है बेटा पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक रूम है अपना, जिस रूम में हम मान लो वीडियो बना रहे हैं, ये रूम है। इस रूम में एक तो बेटा मैंने लगा दिया 100 वाट का बल्ब, एक तो मैंने बल्ब लगा दिया बेटा 100 वाट का, और एक बल्ब बेटा मैं लगा देता 200 वाट का। ठीक है, तो इस कमरे में क्या इफेक्ट आता, इफेक्ट आता बेटा लाइट का, जिसको हम कहते हैं चमक, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, चमक। तो बेटा किसका इफेक्ट आता, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होती, 200 वाट की। अगर एरिया सेम लिया है दोनों केसेस में, अगर बेटा इस रूम को मैं बड़ा कर देता तो क्या पता दोनों रूम में इंटेंसिटी सेम होती। मतलब हमें क्या देखना है, इंटेंसिटी। तो बेटा इंटेंसिटी को मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, अगर रूम सेम है, एरिया सेम है, तो ये क्या है बेटा, एनर्जी। यहां लिख रहा हूं इस साइड, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस क्वांटिटी को बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी। मतलब लाइट कितनी तेज है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। इसको बेटा एक और डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम हमारे पास क्या होता है, पावर। तो इसको बेटा पावर बाई एरिया, मतलब जो पावर है जो फॉल हो रही है, अब ये 100 वाट है तो 100 वाट में कुछ एनर्जी पर सेकंड फॉल हो रही है इस रूम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। और पर यूनिट एरिया उसको हम बेटा क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी। तो आई होप आपको इंटेंसिटी का वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। लेकिन ये तो बेटा इंटेंसिटी है पावर के केस में, एनर्जी फॉलिंग के केस में। लेकिन यहाँ पे एनर्जी फॉल नहीं हो रही, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है तो मूव करने के साथ साथ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक बार आप चेक कर लेना बुक में, क्योंकि कुछ एक बुक में सिंबल अलग अलग मिल जाते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, E क्रॉस B बाई में म्यू। E और B है, ये यहां पर RMS वैल्यू फिर से है। मींस जहां पर डायरेक्ट E लिखा हो वो RMS वैल्यू है, और E नोट लिखा हो वो बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम वैल्यू। अगर बेटा हम इसके अंदर B, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में, म्यू नोट H, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E क्रॉस H। H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये तो ठीक है बेटा। अगर हमें सिर्फ एक चीज गिवन हो, या तो हमें बेटा E नोट गिवन हो या हमें B नोट गिवन हो, एक गिवन हो, तो हम इसको बेटा कन्वर्ट कर लेंगे। E नोट, पहले इसको E नोट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जहां B है, B की जगह पर हम क्या लिख देंगे, B नोट। जैसे मान लो इसको मैं बेटा कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दिया, E नोट में, तो यहाँ कुछ फैक्टर आएगा, E नोट बाई √2, B नोट बाई √2। अब E नोट की वैल्यू हमें गिवन है, B नोट की नहीं गिवन, तो बेटा B नोट की जगह हम क्या लिख देंगे, E नोट बाई में C। तो हम वहां से निकलेंगे।
तो ये बेटा हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर बताएगा क्या, इंटेंसिटी। लेकिन इसमें एक फायदा है, एक एडवांटेज है, जो इस केस में था इंटेंसिटी वो डायरेक्शन नहीं बता रहा था, लेकिन जो इस केस में है वो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी फॉलन, जो एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो ये बेटा इसका एक एडवांटेज है कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है वो भी देख पाते हैं। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका ये टॉपिक पॉइंटिंग। बेटा आपको इतना पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक टॉपिक रह गया हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड, थैंक यू सो मच, हैव ए